दोस्तों, मैं देवांग नायक वाइल्ड लाइफ सफारी विद देवांग नायक में आप सभी का स्वागत करता हूं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की भूमि है। इस अद्भुत अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव बहुतायत में पाए जाते हैं। ये दुर्लभ कठोर जमीन वाले बारहसिंघा का एकमात्र निवास स्थान है, जिसे अक्सर कान्हा का रतन कहा जाता है। साथ ही यहाँ भारतीय बाघ भी पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस उपप्रजाति की एक प्रजाति है। ये जंगली बिल्लियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। ये भारत, दक्षिणी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से लेकर दक्षिण पश्चिमी चीन तक पाई जाती है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक इसका ऐतिहासिक क्षेत्र सिंधु बेसिन तक फैला हुआ था और माना जाता है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 12,000 से 16,500 वर्ष पूर्व उत्तर प्लीस्टोसीन काल से मौजूद है। 2022 तक भारत में बंगाल बाघों की अनुमानित जनसंख्या 3,167 से 3,682 लगभग है। ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। फेलिस टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम था, जिसका प्रयोग कार्ल लिनियस ने 1758 में बाघ के लिए किया था। इसे 1929 में रेजिनाल्ड इन्नेस पोकॉक द्वारा पैंथेरा जीनस के अधीन कर दिया गया था। बंगाल प्रजाति का पारंपरिक प्रकार स्थान है और नामित उपप्रजाति पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस है। बाघ पैंथेरा टाइग्रिस एक बड़ी बिल्ली प्रजाति है और पैंथेरा वंश का सदस्य है, जो एशिया का मूल निवासी है। इसका शरीर शक्तिशाली और मांसल होता है। सिर और पंजे बड़े होते हैं, पूंछ लंबी होती है और शरीर पर नारंगी रंग के फर पर काली, अधिकतर खड़ी धारियां होती हैं। बाघ अपने पूरे क्षेत्र में मुख्य रूप से जंगलों में निवास करता है। 19वीं सदी के आरंभ और 21वीं सदी के आरंभ के बीच बाघों की 9 उपप्रजातियों का प्रस्ताव रखा गया है, जिनमें बंगाल, मलय, इंडो चाइनीज, दक्षिण चीन, साइबेरियाई, कैस्पियन, जावन, बाली और सुमात्रा बाघ शामिल हैं। 1999 में कई बाघ उपप्रजातियों की वैधता पर सवाल उठाया गया था। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों के संग्रह में मौजूद नमूनों के फर की लंबाई और रंग, धारियों के पैटर्न और शरीर के आकार के आधार पर अलग किया गया था, जो जरूरी नहीं कि पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हों। केवल 2 बाघ उपप्रजातियों को वैध मानने का प्रस्ताव रखा गया। 2017 में IUCN कैट स्पेशलिस्ट ग्रुप के कैट क्लासिफिकेशन टास्क फोर्स में 2015 के 2 उपप्रजाति प्रस्ताव के अनुसार फेलिड वर्गीकरण को संशोधित किया और केवल PT टाइग्रिस और PT सोंडाइका को मान्यता दी। बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस उपप्रजाति की एक प्रजाति है। यह जंगली बिल्लियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। बाघ, शेर, तेंदुआ, जागुआर और हिम तेंदुए के साथ पैंथेरा वंश साझा करता है। बाघ अन्य पैंथेरा बिल्लियों के साथ अंतः प्रजनन कर सकते हैं और उन्होंने बंदी अवस्था में ऐसा किया भी है। लाइगर एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान है, जबकि टाइगॉन एक नर बाघ और एक मादा शेर की संतान है। बाघ की शारीरिक संरचना बिल्लियों जैसी होती है, जिसमें मांसल शरीर, छोटे पैर, चौड़े पंजों वाले मजबूत अग्रपाद, बड़ा सिर और शरीर की लंबाई से लगभग आधी पूंछ होती है। इसके अगले पैरों में एक ओस पंजा सहित 5 उंगलियां होती हैं और पिछले पैरों में 4 उंगलियां होती हैं, जिनमें से सभी में संकुचित और घुमावदार पंजे होते हैं, जो 10 सेंटीमीटर यानी 3.9 इंच तक लंबे हो सकते हैं। कान गोल होते हैं और आंखों की पुतली गोल होती है। थूथन एक त्रिकोणीय गुलाबी सिरे पर समाप्त होता है, जिसमें छोटे काले बिंदु होते हैं, जिनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है। बाघ की खोपड़ी मजबूत होती है,
जिसमें सामने का हिस्सा संकुचित होता है। आनुपातिक रूप से छोटी अंडाकार आंखें, लंबी नाक की हड्डियां और एक बड़ी सैजिटल क्रेस्ट के साथ एक लंबा कपाल होता है। ये शेर की खोपड़ी से मिलती जुलती है, लेकिन निचले जबड़े के अवतल या चपटे भाग और इसके लंबे नासिका दांतों में इससे भिन्न है। बाघ के 30 काफी मजबूत दांत होते हैं और इसके कुछ घुमावदार कैनाइन दांत बिल्ली परिवार में सबसे लंबे होते हैं, जिनकी लंबाई 6.4 से 7.6 सेंटीमीटर या 2.5 से 3.0 इंच होती है। बाघ की सिर से शरीर तक की लंबाई 1.4 से 2.8 मीटर यानी 4 फीट 7 इंच से 9 फीट 2 इंच होती है, जिसकी पूंछ 0.6 से 1.1 मीटर यानी 2 फीट 0 इंच से 3 फीट 7 इंच होती है और कंधे तक इसकी ऊंचाई 0.8 से 1.1 मीटर यानी 2 फीट 7 इंच से 3 फीट 7 इंच होती है। नर बाघों का वजन 100 से 140 किलोग्राम और मादाओं का वजन 75 से 110 किलोग्राम होता है। बाघ के शरीर पर आमतौर पर छोटे बाल होते हैं, जिनकी लंबाई 35 मिलीमीटर यानी 1.4 इंच तक होती है। बाघ के चेहरे के चारों ओर फर की धारियां और लंबी मूछें होती हैं, खासकर नर बाघों में। सिर से पूंछ तक, साथ ही पैरों की भीतरी सतह और चेहरे के कुछ हिस्सों पर सफेद फर होता है। बाघ पर विशिष्ट काली या गहरे भूरे रंग की धारियां होती हैं, जो प्रत्येक बाघ में अलग अलग पैटर्न में होती हैं। बंगाल बाघों के 3 रंग रूप लगभग धारी रहित बर्फीला सफेद, सफेद और सुनहरा, जंगली बाघों की आबादी में कमी के कारण अब जंगल में लगभग विलुप्त हो चुके हैं। बंदी बाघों में इनकी संख्या बनी हुई है। सफेद बाघ की पृष्ठभूमि सफेद होती है और उस पर भूरे रंग की धारियां होती हैं। धारियां अत्यंत हल्की होती हैं और पूंछ पर हल्के भूरे रंग के छल्ले होते हैं। बाघ एकाकी और क्षेत्रीय जानवर हैं और उनके क्षेत्र उनके आवास और शिकार की उपलब्धता के आधार पर काफी भिन्न हो सकते हैं। एक बाघ का इलाका लगभग 45 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक फैला हो सकता है, जिसमें नर आमतौर पर बड़े क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं, जो कई मादाओं के साथ ओवरलैप हो सकते हैं। बाघ अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं गंध ग्रंथियों, मूत्र और मल का उपयोग करके अदृश्य सीमाएं बनाती हैं। उनके क्षेत्र अक्सर इसके आसपास केंद्रित होते हैं। पानी के स्रोत, जो उन्हें उन शिकारियों पर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं जिन्हें प्रतिदिन पानी पीना पड़ता है। बाघ अपने इलाकों में ज्यादातर रात में गश्त करने के लिए जाने जाते हैं। वे शिकार और संभावित साथी की तलाश में मीलों के भूभाग को कवर करते हैं। कुल मिलाकर बाघ जटिल सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और अपने क्षेत्रों को स्थापित करने और उनकी रक्षा करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। बाघ एक लंबी दूरी तय करने वाली प्रजाति है। युवा बाघिनें अपनी माताओं के पास ही अपना पहला निवास स्थान स्थापित करती हैं, जबकि नर बाघिनें अपनी मादा साथियों की तुलना में अधिक दूर प्रवास करती हैं। एक किशोर नर बाघ दूसरे नर बाघ के निवास स्थान में तब तक अस्थायी रूप से रहता है जब तक कि वो इतना बड़ा और मजबूत नहीं हो जाता कि वो निवासी नर बाघ को चुनौती दे सके। बाघ वनस्पतियों और चट्टानों पर मूत्र छिड़ककर, पेड़ों को खरोचकर या गंध से रगड़कर और मल गुदा ग्रंथि स्राव और जमीन की खुरचन से रास्ते बनाकर अपने निवास स्थान को चिन्हित करते हैं। गंध चिन्हों से किसी बाघ को दूसरे की पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। लावारिस घर के क्षेत्र, विशेष रूप से वे जो किसी मृत बाघ के थे, दिनों या हफ्तों में कब्जे में लिए जा सकते हैं। अपने क्षेत्र में नर बाघ आमतौर पर अन्य नर बाघों के प्रति मादा बाघों की तुलना में कम सहनशील होते हैं। विवाद आमतौर पर लड़ाई के बजाय धमकी से सुलझाए जाते हैं। एक बार प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर एक नर बाघ
अपने क्षेत्र में किसी अधीनस्थ बाघ को तब तक सहन कर सकता है जब तक वो उसके पास ना आए। सबसे गंभीर विवाद आमतौर पर मद में आई मादा बाघ के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले दो नर बाघों के बीच होते हैं। शिकार के समय बाघ विशेष रूप से सामाजिक होते हैं। दोस्ताना मुलाकातों और आपसी मेलजोल के दौरान बाघ एक दूसरे के शरीर से रगड़ते हैं। सौहार्द दिखाने के लिए पूंछ ऊपर उठती है और धीरे धीरे हिलती है, जबकि एक आशंकित बाघ अपनी पूंछ नीचे कर लेता है या उसे अगल बगल हिलाता है। बाघ सामान्यतः शांत रहते हैं, लेकिन अनेक प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं। वे दूर दूर तक अन्य बाघों को अपनी उपस्थिति का संकेत देने के लिए दहाड़ते हैं। वे लगातार कई बार दहाड़ते हैं और अन्य बाघ भी उसी प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। यह ध्वनि खुले मुंह से निकलती है, जिसे बंद करते समय मुंह खोला जाता है और 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। बाघ संभोग के दौरान भी दहाड़ते हैं और एक मां अपने शावकों को बुलाने के लिए दहाड़ती है। तनावग्रस्त होने पर बाघ कराहते हैं, जो दहाड़ जैसी ही ध्वनि होती है लेकिन धीमी होती है और मुंह कम से कम आंशिक रूप से बंद होने पर निकलती है। बाघ एक मांसाहारी और शीर्ष शिकारी है। अक्सर बाघ अधिक असुरक्षित बछड़ों का शिकार करते हैं। वे कभी-कभी बस्तियों के निकट पालतू जानवरों और कुत्तों का भी शिकार करते हैं। बाघ अपनी माताओं से शिकार करना सीखते हैं। हालांकि शिकार करने की क्षमता आंशिक रूप से जन्मजात हो सकती है। शिकार के आकार के आधार पर वे आमतौर पर साप्ताहिक शिकार करते हैं। हालांकि माताओं को अधिक बार शिकार करना पड़ता है। जब शावक बड़े हो जाते हैं तो परिवार एक साथ शिकार करते हैं। ये घात लगाकर शिकार करने वाला शिकारी है और संभावित शिकार के पास पहुंचते समय ये सिर नीचे करके बैठ जाता है और पत्तियों में छिप जाता है। एक बाघ 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और 10 मीटर की छलांग लगा सकता है। ये लंबी दूरी का धावक नहीं है। बाघ पीछे से या बगल से हमला करता है और शिकार को असंतुलित करने की कोशिश करता है। ये अपने अगले पैरों से शिकार को जकड़ लेता है। संघर्ष के दौरान उसे मरोड़ता और घुमाता है और उसे जमीन पर खींचने की कोशिश करता है। बाघ आमतौर पर तब तक गले पर काटता रहता है जब तक कि उसका शिकार दम घुटने से मर न जाए। गले को पकड़े रहने से बाघ सींगों, दांतों और खुरों की पहुंच से बच जाता है। बाघों के शिकार की सफलता दर का अनुमान 5% से लेकर 50% तक है। वे खाने से पहले थोड़ी देर आराम करते हैं और एक बार में 50 किलोग्राम तक मांस खा सकते हैं। कई दिनों तक शव को खाते रहते हैं, जिससे सफाई करने वाले जानवरों के लिए बहुत कम बचता है। बाघ आमतौर पर पूरे साल प्रजनन करते हैं, खासकर नवंबर से अप्रैल के बीच। एक बाघिन 3 से 6 दिनों तक मध में रहती है, जिसके बीच 3 से 9 सप्ताह का अंतराल होता है। गर्भधारण लगभग 3 महीने या उससे अधिक समय तक चलता है। एक बाघिन किसी एकांत स्थान पर बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो घनी वनस्पति हो, गुफा हो या चट्टानी आश्रय हो। एक बार में 7 शावक तक हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 2 या 3 ही होते हैं। नवजात शावकों का वजन 785 से 1610 ग्राम होता है और वे अंधे और जन्मजात रूप से अक्षम होते हैं। माँ अपने शावकों को चाटकर साफ करती है, उन्हें दूध पिलाती है और किसी भी संभावित खतरे से उनकी रक्षा करती है। शावक 3 से 14 दिन की उम्र में अपनी आंखें खोलते हैं और कुछ हफ्तों बाद उनकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। वे 2 महीने बाद मांस छोड़ सकते हैं और लगभग उसी समय मांस खाना शुरू कर देते हैं। लगभग 2 महीने बाद शावक अपनी मां का अनुसरण करने में सक्षम हो जाते हैं। जब मां शिकार पर जाती है, तब भी वे झाड़ियों में छिप जाते हैं।
युवा शावक आपस में खेल खेल में लड़ते हैं और घात लगाकर शिकार करने का अभ्यास करते हैं। 18 से 24 महीने की उम्र में एक किशोर के रूप में स्वतंत्र हो जाता है। नर मादाओं की तुलना में पहले स्वतंत्र हो जाते हैं। पिता बच्चों के पालन पोषण में कोई भूमिका नहीं निभाता, लेकिन वो उनसे मिलता जुलता है। जब कोई नया नर क्षेत्र का कार्यभार संभालता है तो आश्रित शावकों को शिशु हत्या का खतरा होता है, क्योंकि नर मादाओं के साथ अपने बच्चे पैदा करने का प्रयास करता है। युवा मादाएं 3 से 4 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाती हैं, जबकि नर 4 से 5 साल की उम्र में परिपक्व होते हैं। बाघ की पीढ़ी की अवधि लगभग 7 से 10 वर्ष होती है। जंगली बंगाल बाघ 12 से 15 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में बाघों की आबादी का एक अनुमान 40,000 था, लेकिन 1972 में हुई भारतीय बाघ जनगणना से पता चला कि केवल 1,827 बाघ ही मौजूद थे। बाघ को 1986 से IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और वैश्विक बाघों की आबादी में लगातार गिरावट आई है। 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघ और उसके आवासों के संरक्षण का एक प्रमुख प्रयास है। 1970 में बाघों के शिकार पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया गया और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। भारत में बाघ संरक्षण के लिए जन समर्थन प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और परियोजना बाघ की स्थापना की गई। तब से लेकर 2022 तक देश में 75,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 53 बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। 1972 से इसे भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है। देश के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो 2010 में लागू हुआ, ने वन्य जीव संबंधी अपराधों के लिए दंड बढ़ा दिया है। भारत में भीमबेटका की चट्टानी गुफाओं में मिले एक चित्र से पता चलता है कि बाघों का शिकार मनुष्य सदियों से करते आ रहे हैं। ये चित्र 5,000-6,000 वर्ष पुराना है। बाघ मनुष्यों से दूर रहते हैं, लेकिन जहां भी मनुष्य उनके साथ रहते हैं वहां हमले का खतरा बना रहता है। मनुष्यों पर अधिकांश हमले रक्षात्मक होते हैं, जिनमें बच्चों की सुरक्षा भी शामिल है। हालांकि बाघ कभी-कभी मनुष्यों को अपना शिकार भी समझते हैं। आदमखोर बाघ आमतौर पर बूढ़े और विकलांग होते हैं। अपने मूल निवास स्थान से निकाले गए बाघों के भी आदमखोर बनने का खतरा होता है। बाघ सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक विशालकाय जानवरों में से एक है। कैलाश सांखला ने इसे साहस, क्रूरता और शानदार रंग का एक दुर्लभ संयोजन बताया है। कैंडिडिसा इसे बाहर से भयंकर और प्रभावशाली, लेकिन अंदर से नेक और विवेकशील कहती हैं। बाघों का धार्मिक और लोक कथाओं में विशेष महत्व रहा है। बौद्ध धर्म में बाघ, बंदर और हिरण 3 संवेदनहीन प्राणी हैं, जिनमें बाघ क्रोध का प्रतीक है। हिंदू धर्म में बाघ दुर्गा का वाहन है, जो स्त्री शक्ति और शांति की देवी है, जिन्हें देवताओं ने राक्षसों से लड़ने के लिए बनाया था। विलियम ब्लेक की 1794 की कविता द टाइगर में बाघ को सुंदरता और क्रूरता के द्वंद्व के रूप में चित्रित किया गया है। ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस में द लैम की सहोदर कविता है, और इसमें वे इस बात पर विचार करते हैं कि ईश्वर ने इतने भिन्न प्राणी कैसे बनाए होंगे। रूडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक 1894 में शेर खान बाघ मानव नायक मोगली का कट्टर शत्रु है। वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या लगभग 3,682 है, जो इसे दुनिया का नंबर 1 टाइगर कंट्री बनाती है। भारत में वर्तमान में 58 बाघ अभयारण्य हैं, जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं और लगभग 84,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है,
जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है और बंगाल टाइगर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत आने वाला पहला रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्तमान में लगभग 260-270 बाघ पाए जाते हैं, जिससे ये भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास बन गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये गंगा नदी के किनारे फैला हुआ एक प्रसिद्ध अभयारण्य है। इसे 2015 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। राजाजी टाइगर रिजर्व में वर्तमान में लगभग 35-40 बाघ पाए जाते हैं। ये संख्या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से कम है, लेकिन संरक्षण प्रयासों से यहाँ बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है और ये भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक है। इसे 1988 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। दुधवा टाइगर रिजर्व में वर्तमान में लगभग 120-125 बाघ पाए जाते हैं। ये संख्या कैमरा ट्रैप और हालिया सर्वेक्षणों से प्राप्त अनुमान है। अमनगरी टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये दुधवा टाइगर रिजर्व के पास तराई क्षेत्र में फैला हुआ है और बाघों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अमनगरी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अभी बहुत कम है और यह नया घोषित रिजर्व होने के कारण सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुमानित रूप से यहाँ 10 से 15 बाघ पाए जाते हैं, जो दुधवा टाइगर रिजर्व से जुड़े कॉरिडोर के माध्यम से आते जाते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये मंडला और बालाघाट जिलों में फैला है और बारहसिंघा के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कान्हा टाइगर रिजर्व में वर्तमान में लगभग 150 से 160 बाघ पाए जाते हैं। ये संख्या 2025 की नवीनतम रिपोर्टों और कैमरा ट्रैप सर्वेक्षणों पर आधारित है। आप उसे कान्हा का राजा या सर्वोत्कृष्ट शिकारी कह सकते हैं। मुन्ना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे उम्रदराज बाघ है और इस उद्यान का गौरव है। माथे पर बनी धारियों के लिए मशहूर, जो कैट और पीएम यानी प्राइम मेल या प्रधानमंत्री शब्दों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये खूंखार T17 बाघ ज्यादातर उद्यान के किसली क्षेत्र में घूमता और शिकार करता है। एक बार बाघ के साथ क्षेत्रीय लड़ाई में मुन्ना के पिछले पैर में चोट लग गई और वो लंगड़ाने लगा। उसी समय गाइडों ने उसे देखा और उसकी हालत देखकर उन्हें अपने एक साथी की याद आ गई, जो पोलियो से पीड़ित था और इसलिए लंगड़ा कर चलता था। बस उसी क्षण से उसका नाम मुन्ना रखा गया। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ और अपनी प्राकृतिक सुंदरता तथा जंगल बुक की प्रेरणा स्थल होने के कारण प्रसिद्ध है। पेंच टाइगर रिजर्व में वर्तमान में लगभग 85-90 बाघ पाए जाते हैं। ये संख्या कैमरा ट्रैप और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की हालिया रिपोर्टों पर आधारित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ये 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। ये बाघों की उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 135 या 140 बाघ पाए जाते हैं। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इसे 1975 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और 2008 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और घने साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में वर्तमान में लगभग 35-40 बाघ पाए जाते हैं। हालिया सर्वेक्षणों और कैमरा ट्रैप से ये संख्या सामने आई है और यहाँ बाघों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है।
पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में स्थित है। इसे 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ये केन नदी के किनारे फैला हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में लगभग 100 बाघ पाए जाते हैं। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का सबसे पुराना और प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। इसे 1995 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ये विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में वर्तमान में लगभग 150 से 160 बाघ पाए जाते हैं। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जहां बाघों की स्थिर और बढ़ती आबादी दर्ज की गई है। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिलों में स्थित है। इसे 2013 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला और ये विदर्भ क्षेत्र का प्रमुख वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व में वर्तमान में लगभग 25-30 बाघ पाए जाते हैं। ये संख्या हालिया स्थानांतरण और कैमरा ट्रैप सर्वेक्षणों से सामने आई है। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है। इसे 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला और ये विदर्भ क्षेत्र के अन्य रिजर्व से जुड़ा हुआ है। बोर टाइगर रिजर्व वर्तमान में लगभग 15-20 बाघ पाए जाते हैं। ये छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रिजर्व है, जो विदर्भ क्षेत्र के अन्य टाइगर रिजर्व से जुड़कर एक बड़ा संरक्षण कॉरिडोर बनाता है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा और रत्नागिरी जिलों में पश्चिमी घाट में स्थित है। इसे 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सह्याद्री टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या बहुत कम है। यहाँ स्थायी आबादी नहीं थी, इसीलिए 2025 में ताडोबा अंधारी और पेंच टाइगर रिजर्व से 8 बाघों का स्थानांतरण किया गया है, ताकि इस क्षेत्र में बाघों की आबादी को पुनर्जीवित किया जा सके। अचनकमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। इसे 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अचनकमार टाइगर रिजर्व में वर्ष 2025 तक बाघों की संख्या बढ़कर लगभग 18 हो गई है। 2022 में यहाँ केवल 5 बाघ थे, लेकिन संरक्षण प्रयासों और पुनर्वास के कारण ये संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसे 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ये मुख्य रूप से बारहसिंघा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या बहुत कम है। यहाँ स्थायी बाघ आबादी नहीं पाई जाती, केवल कभी कभी बाघों का आगमन दर्ज होता है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। इसे 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या बहुत कम है और केवल कभी कभी बाघों की उपस्थिति दर्ज होती है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर फैला हुआ है और अपने प्राचीन रणथंबोर किले तथा बाघों की प्राकृतिक आवास में देखने की संभावना के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व में वर्ष 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रणथंबोर में लगभग 86 से 90 बाघों की आबादी दर्ज की गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। यहाँ बाघों के साथ साथ तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली बिल्ली और अनेक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। जनवरी 2026 तक सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगभग 50 है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान का एक अपेक्षाकृत नया टाइगर रिजर्व है, जिसे 2013 में घोषित किया गया। ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ मैदानों में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ एक सींग वाले गैंडे इंडियन राइनोसेरस की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। साथ ही ये बाघों, हाथियों, जंगली भैंसों और सैकड़ों पक्षी प्रजातियों का घर है। जनवरी 2026 तक काजीरंगा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगभग 148 दर्ज की गई है।
मानस टाइगर रिजर्व असम राज्य में भूटान सीमा के पास स्थित है। अपनी अद्भुत जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मानस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। अनुमानित कुल संख्या अब लगभग 40-45 बाघों तक पहुंच चुकी है। नमेरी टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है और ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है। अपनी समृद्ध जैव विविधता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के घने वनों के लिए प्रसिद्ध है। नमेरी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बहुत कम है। हाल के आकलनों के अनुसार यहाँ लगभग 8-10 बाघ ही दर्ज किए गए हैं। ये असम के अन्य रिजर्व जैसे काजीरंगा और मानस की तुलना में काफी कम है। ओरंग टाइगर रिजर्व असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक संरचना और वन्यजीव काजीरंगा से मिलते जुलते हैं। ओरंग टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या लगभग 30-35 है। ये असम के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व में से एक है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ये बाघों, हाथियों, तेंदुओं और कई दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। 2024 की कर्नाटक वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बंदीपुर टाइगर रिजर्व में है जहां अनुमानित 120-130 बाघ पाए जाते हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व का एक प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नागरहोल टाइगर रिजर्व में अनुमानित 110 से 120 बाघ पाए जाते हैं। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है जिसे 1998 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। भद्रा टाइगर रिजर्व में अनुमानित 25-30 बाघ पाए जाते हैं। दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व अब काली टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इनमें अनुमानित 25 से 30 बाघ पाए जाते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3728 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और ये आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के 5 जिलों में फैला हुआ है। 2024 की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 76 दर्ज की गई है। कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है जिसे 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये गोदावरी नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित है। कावल टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अभी भी बहुत कम है। 2022 की राष्ट्रीय बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार यहां लगभग 10-12 बाघ दर्ज किए गए थे। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य है जो दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव टाइगर हैबिटेट है। यहाँ लगभग 100 से 120 रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो तैराकी और मैंग्रोव जंगलों में शिकार करने की अनोखी क्षमता रखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तराई क्षेत्र में स्थित है और नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है जिससे बाघों की आवाजाही संभव होती है। 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि रिजर्व में 50 से 60 रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर पठार पर स्थित है और यहाँ साल, सखुआ और मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 2018-2022 की राष्ट्रीय बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 5 से 7 बाघ दर्ज किए गए थे। पेरियार टाइगर रिजर्व पेरियार झील के लिए प्रसिद्ध है जो वन्य जीवों को जल स्रोत प्रदान करती है। 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार पेरियार टाइगर रिजर्व में 35 से 40 रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं।
पारंबीकुलम टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट का हिस्सा है और अन्नामलाई, मुदुमलाई और इरविकुलम जैसे अन्य रिजर्व से जुड़ा हुआ है, जिससे ये एक महत्वपूर्ण टाइगर लैंडस्केप बनता है। 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार पारंबीकुलम टाइगर रिजर्व में 30 से 35 रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अनामलाई टाइगर रिजर्व इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार अनामलाई टाइगर रिजर्व में 30 से 35 रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और बांदीपुर, नागरहोल और वायनाड रिजर्व से जुड़ा हुआ है। 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में 100 से 110 रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व को KMTR भी कहा जाता है और ये अगस्त्यमराई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व में 30 से 35 रॉयल बंगाल टाइगर दर्ज किए गए हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है और यहाँ घने साल के जंगल, झरने और विविध वन्यजीव पाए जाते हैं। 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 20-25 रॉयल बंगाल टाइगर दर्ज किए गए हैं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व महानदी नदी घाटी का हिस्सा है और यहाँ नदी, पहाड़ और घने जंगलों का अनोखा संगम मिलता है। 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बहुत कम बाघ दर्ज किए गए हैं। पक्के टाइगर रिजर्व को पखुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। इसे हॉर्नबिल हेवन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हॉर्नबिल पक्षियों की बड़ी संख्या है। कैमरा ट्रैप सर्वेक्षणों में हाल के वर्षों में 8-10 बाघ दर्ज किए गए हैं। नामदाफा टाइगर रिजर्व भारत का चौथा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 2022 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार नामदाफा टाइगर रिजर्व में 5 से 8 रॉयल बंगाल टाइगर दर्ज किए गए हैं। भारत के आधिकारिक टाइगर रिजर्व की सूची में मलामाला टाइगर रिजर्व नाम का कोई रिजर्व मौजूद नहीं है। संभवतः ये नाम भ्रमवश लिया गया है या किसी अन्य अभयारण्य या वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इन क्षेत्रों में हाथी, बाइसन, हिरण और पक्षी प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन बाघों की स्थायी आबादी नहीं है।